वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अभ्युदय हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और उसी में पहला लेक्चर पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में आज आई विल बी कंडक्टिंग इट, जहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिरकार जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बनने के पहले अंग्रेज़ों ने भारत में किस तरीके के लीगल सिस्टम को सेटअप किया था। उसी कॉन्टेक्स्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट एक्ट्स दैट लाइक चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से यहाँ पे कवर करना। तो सबसे पहले अगर एक्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि आपका पहला एक्ट अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में लाया गया था। और अगर एक ट्रेंड आप देखेंगे इस पूरे एक्ट्स में क्या हुआ था, तो अगर हम लोग 1773 से लेके 1858 तक की बात करें, बिकॉज 1858 वाज अ ईयर व्हेन सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस, तो 1773 से अगर हम लोग बात करें 1858 तक, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको नोटिस करने को मिलेगा इस पूरे एक्ट्स में कि यहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था। ठीक है, मैंने क्या कहा, 1773 से लेके 1858 तक क्या हो रहा था, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब कि जो बंगाल प्रोविंस है उसके पास ज्यादा पावर दे दिया गया था एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंसेस लाइक मद्रास एंड बॉम्बे। और इसके बाद अगर 1858 से लेके हम लोग 1935 की बात करें तो वहां पे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया था। दैट मींस द पावर विच वाज बीइंग एक्यूमुलेटेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज नाउ बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड टू द डिफरेंट प्रोविंसेस। तो ये दो ट्रेंड अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद आपको एक्ट समझने में आसानी रहेगा। तो मैंने क्या कहा, वन ट्रेंड विच यू हैव टू नोटिस इज दैट फ्रॉम द पीरियड 1773 टू द ईयर 1858 हमारा क्या हो रहा था, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था। और इसके बाद जब सिपोई म्यूटिनी हुआ एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि अब इंडियंस को इस तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता है, इंडियंस को भी पावर स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, इंडियंस को भी किसी तरीके का हमारे अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग पावर्स देने पड़ेंगे। तो उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ट्रेंड जो हमारे 1858 के बाद से स्टार्ट हुई वो कंटिन्यू रही 1935 तक। तो अगर हम लोग बात करें 1773 का जो पहला एक्ट था, दैट वाज नेम्ड एज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें अगेन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। तो देखो सेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज एलिवेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके पास क्या था, सुपरवाइजरी पावर था ओवर द मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस। देख लो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इट वाज वॉरेन हेस्टिंग। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वर देयर टू असिस्ट। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरफ होंगे और 4 मेंबर्स उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट होंगे, हु विल बी असिस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। It laid down the foundations of central administration in India till 1857। यही बात कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड है उसको ऑफिशियली स्टार्ट करता है which will continue till 1857। और ये देख सकते हैं आपके पास बंगाल को इतना ज्यादा क्यों सेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर दिया जा रहा था, बिकॉज बंगाल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डाइवर्सिफाइड, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एडवांस्ड प्रोविंस आउट ऑफ द अदर प्रोविंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी से आपको पता है कि आगे जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो कि इसको किस तरीके से पार्टीशन करने का भी अटेम्प्ट किया गया था इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट डोमिनेंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद आप देखते हो इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था कैलकाटा में, एंड साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, बिकॉज आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको रेगुलेट कौन करता था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में, इट वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। होता ना कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसी को आप समझ लो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी उसका भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम लोग उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये आपका पहला द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ। 3 मेजर पॉइंट्स, गवर्नर ऑफ बंगाल सेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर बढ़ा के उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे वो पहले, वॉरेन हेस्टिंग। इसको असिस्ट कौन कर रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हिच कंटिन्यूड अप टिल 1857।
सेकेंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा बनाया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह कहा गया कि आपका जो सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स है वो ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू रिपोर्ट ऑल दीज थिंग्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद आता है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780। अब अगेन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नया इंस्टीट्यूशनल सेटअप यहां पे लाया गया। बिकॉज अभी हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो क्या थे, उसमें कौन कौन लोग आते थे, ओनली द प्राइवेट पीपल, मतलब उस कंपनी के प्राइवेट लोग। बट नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू पुट इट्स ओन ओवरसाइट ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो अपना किसी तरीके से ओवरसाइट लाना चाह रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया विच इज नोन एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब यहां पे देखो दो बॉडीज हो गए हैं, एक हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक हो गया आपका नया बॉडी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एंटायर कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी कमर्शियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे, बिजनेस, ट्रेड, ये सब कौन देख रहा था, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जो बाकी काम थे, फॉर एग्जांपल सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर एंड रेवेन्यू अफेयर्स, नाउ दीज वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नाउ दीज वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपको यहां पे हमारे पास आपको आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंपनीज सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर। And who appointed the board of control? Because court of director तो completely British East India Company जो प्राइवेट कंपनी थी वही लोग अपॉइंट करते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन अपॉइंट करता था? दिस वाज अपॉइंटेड बाय द क्राउन एंड दिस विल नॉट सिट इन इंडिया बिकॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में बैठते थे, दे विल सिट इन ब्रिटेन, दिस विल सिट इन, एंड दिस लेड टू द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंड इट द स्टार्ट ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल। स्टार्ट ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब किसी नाउ जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि इंडिया जो है इसकी पोटेंशियल, इसका जो रिसोर्स है, इसमें जो हमारे पास जो इसमें जिसमें बिजनेस किया जा सकता है उसका काफी ज्यादा ट्रेमेंडस स्कोप है। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि हमें भी किसी तरीके से अपना डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में लाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली राइट्स था उसको धीरे धीरे करके कट डाउन किया जा रहा है और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके अपना डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि फाइनली आपका 1858 में होगा। तो अगर मैं दो ट्रेंड्स की बात करूं यहां पे, तो पहला हम लोग देख रहे हैं आपके पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। द फर्स्ट वी आर सीइंग इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच इज हैपनिंग टिल 1858। 1858 तक हम लोग देख रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब कि आपका मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पावर को कम करके हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनके पास पावर दिया जा रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके ऊपर इसका जो पावर है इसको ग्रेजुअली कट डाउन किया जा रहा है। एंड दिस इज ब्रॉट अंडर द ओवरसाइट ऑफ, दिस इज ब्रॉट अंडर द ओवरसाइट और कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। द ब्रिटिश क्राउन मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अपना डायरेक्ट अथॉरिटी इंडिया के ऊपर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारे राइट्स दिए गए हैं, बट नाउ ग्रेजुअली द ब्रिटिशर्स हैव रियलाइज्ड दैट इंडिया इज अ हिडन जेम एंड इंडिया नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज पावर इज ग्रेजुअली विल बी रिड्यूस्ड एंड द ब्रिटिश क्राउन विल बी एस्टैब्लिशिंग इट्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिया। तो यही आपको यहां पे देख रहे हो कि इसी कंट्रोल में ब्रिटिशर्स अपना डायरेक्ट कंट्रोल बनाने के चक्कर में सबसे पहला एक नया इंस्टीट्यूशनल बॉडी कौन सा बना है, दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो नाउ इंडिया इज गवर्न्ड बाय टू बॉडीज, वन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि डायरेक्टली अपॉइंटेड किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, एंड सेकंड द अदर बॉडी विच इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन सिट्स इन द ब्रिटेन एंड दैट बॉडी इज नोन एज बॉडी ऑफ कंट्रोल। दोनों का काम क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। एंड दिस स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डबल, this started the system of double government। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास यहां पे अगेन देखो हमने बात किया सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड। तो देखो स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पास और ज्यादा पावर दे दिया गया। इनफैक्ट ही गॉट द वीटो पावर नाउ, कि वो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके डिसीजंस को वो वीटो कर सकता है। सो सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड कंटिन्यूइंग।
third very important time is that for the first time the term British possessions in India was used in the law to represent areas controlled by the British East India Company in India. तो पहली बार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज किया गया कि जो इंडिया है इट इज हेल्ड अंडर द ब्रिटिश पोजेशंस, मतलब ये ब्रिटिश की पोजेशन है। होता है ना, फॉर एग्जांपल यू हैव द पोजेशन ऑफ योर कार, यू हैव द पोजेशन ऑफ योर हाउस, वैसे फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, दैट मीन्स कि इंडिया इज अंडर द पोजेशन ऑफ द Britishers. So this is basically what I was talking about, कि Britishers now are trying to establish their direct control over India because they have realized that India has got huge potential and that's why they're going to chip down the power of the East India Company and they're going to establish their direct control. और उसी context में देखो पहली बार British possessions का word आपका इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तीन चीजें हमको समझना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीटो पावर, गवर्नर जनरल के पावर को और एनहांस किया गया, एंड फाइनली ब्रिटिश पोजेशंस को पहली बार आपको यूज किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट। देन केम द चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट सब लाइंस में होगा आपका, चार्टर एक्ट 1793, फिर आपके पास 1813 एंड ऐसे करके आपको चार्टर एक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या था। पहला कह रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इट एक्सटेंडेड द कंपनी स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस फॉर 20 ईयर्स। कि कंपनी का जो एक मोनोपोली था कि आप इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें और कोई भी कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी, बिकॉज आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से मोनोपोली दिया गया था कि और कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती एक्सेप्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज है उसका पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन अब कहा गया कि ये जो आपका स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज है ये 20 साल तक के लिए हम बढ़ा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 1793 टू 1813। अब इसका मतलब क्या, ये 20 साल क्यों कहा गया? बिकॉज नाउ द ब्रिटिशर्स को यह पता था कि अब कभी भी हम इंडिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ला सकते हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि आप जिंदगी भर ये स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स को पता था कि वो कभी भी किसी भी समय इंडिया के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसलिए काफी ज्यादा कैलकुलेटेड वे में केवल 20 साल के लिए ही कहा गया कि आपका स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज है। उसके बाद आई विल बी डिसाइडिंग वेदर आई हैव टू गिव यू दैट स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज और। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच हैज बीन गिवन बाय दादा भाई नारोजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या कहा गया कि इसके अंदर क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू पे 5 लाख पाउंड्स एनुअली। हर साल 5 लाख पाउंड्स एनुअली उसको देना है किसको? टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। So this was again a very the start of the drain of wealth, जिससे आपको इंडिया का काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, बिकॉज यही पैसा वो इंडिया से ले जा रहे थे और वहां से इसी पैसे को इंडिया में एफडीआई के थ्रू वापस से इन्वेस्ट कर रहे थे। तो you know that is known as the exchange of unequals। ठीक है। Then reform in judiciary, very important reform. Revenue administration was separated from the judiciary function। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज पहले आपको पता है कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डीएम देखता था, और वो सेम जैसे फॉर एग्जांपल आज का एग्जांपल लेंगे तो फॉर एग्जांपल इफ द डीएम इज देयर तो डीएम जो है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, और वो सेम डीएम जुडिशरी फंक्शंस को भी देख रहा है। तो आपको एक्सप्लॉइट किया डीएम ने, अब आप जाओगे कहाँ? जुडिशरी से मदद मांगने, बट जुडिशरी के पास आप जाओगे तो वहां भी डीएम बैठा हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था रिफॉर्म इन जुडिशरी में, जहां पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी फंक्शन से आपको सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो ये तीन चीज थे आपके चार्टर ऑफ 1793 में। पहला कि कंपनी का जो स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस है, दैट इज मोनोपोली है इंडिया के साथ ट्रेड करने को, उसको केवल 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। सेकंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख पाउंड एनुअली आपको वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। एंड फाइनली अ वेरी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन जुडिशरी को हुआ, जिसके अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को आपको जुडिशरी फंक्शन से आपको सेपरेट कर दिया गया। तो ये तीन आपके हो गए। अब देखो क्या हुआ 1793 के बाद, द ग्राउंड सिचुएशन हैज चेंज, बिकॉज अब आपको ब्रिटेन में आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे, क्योंकि उस सब के पहले केवल एक ही बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, अब नए नए कंपनीज भी आपको ब्रिटेन में आ चुके थे।
और वो जो नए कंपनीज ब्रिटेन में आ चुके थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश क्राउन को लॉबी कर रहे थे कि आप क्यों केवल ये स्पेशल ट्रेड राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हो, आप ये राइट हमें क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप हमें दोगे तो हम आपको ज्यादा टैक्स पे करेंगे, हम आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वर मेनी न्यू प्राइवेट कंपनीज व्हिच केम इनटू द पिक्चर एंड हेंस दे वर ट्राइंग टू लॉबी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड स्पेसिफिकली टू द ब्रिटिश क्राउन टू रिड्यूस द मोनोपोली राइट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखो क्या किया गया, एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो अब हमारे यहां पे खत्म होते हुए नजर आ रही। मोनोपोली गॉट लिमिटेड टू ट्रेड विद चाइना। ट्रेड विद चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली रहा, लेकिन इंडिया के साथ ओनली इन टी ट्रेड, ओनली इन टी ट्रेड। ठीक है, तो चाइना के साथ जो उनका मोनोपोली था वो एज इट इज रहेगा, बिकॉज चाइना, आपको पता है कि चाइना और इंडिया में क्या सिमिलरिटी है कि इंडिया भी आपको कोलोनियलिज्म का शिकार रहा है और चाइना भी आपको कोलोनियलिज्म का शिकार रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंडिया में हमारे पास केवल ब्रिटेन था जो कि इंडिया को कॉलोनाइज किया था, जो मेजर पावर था, बट चाइना क्या था, एक इंटरनेशनल कॉलोनी था। चाइना वॉज अ इंटरनेशनल कॉलोनी। इंटरनेशनल कॉलोनी का मतलब कि देयर वर मेनी डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स, लाइक अमेरिका भी था, जापान भी था, रशिया भी था, ब्रिटेन भी था। तो ऐसे बहुत सारे पावर्स हमारे पास चाइना में थे। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि मोनोपोली जो है वो अब आपका केवल चाइना के साथ रहेगा, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो केवल आपका टी ट्रेड में ही मोनोपोली रहेगा, बाकी चीजों में आपका मोनोपोली नहीं रहेगा। सेकेंड, अगेन देखो 20 साल के लिए फर्दर इस पर्टिकुलर चीज को एक्सटेंड किया गया। दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 20 years ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द मोनोपोली टू डू ट्रेड विद चाइना एंड डू टी ट्रेड विद इंडिया। तो ये आपका हुआ एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। देन क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आके क्रिश्चियनिटी को और इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया में आने की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीजियस कन्वर्जन और ये सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस देखने को मिला। एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इन्वेस्ट 1 लाख पर ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अब हर एक साल 1 लाख रुपए उस आज के हिसाब से काफी कम है, बट उस समय इट वाज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, इन्वेस्ट 1 लाख पर ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप था। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, बिकॉज इंडिया में भी हमारे तरीके से, क्योंकि इसके पहले आपके पास रेनेसा हो चुका है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो चुका है और बहुत सारे इंडियंस बाहर से पढ़ के भी आ चुके हैं। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये सब चीजें स्टार्ट हो रही हैं। इंडिया में भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप कर रहा है और वो हमेशा से कॉन्स्टेंटली लॉबी कर रहा है कि आपको इंडियंस को भी एजुकेटेड करना पड़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स को आउट ऑफ कंपल्शन ये बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप आपको लेना पड़ा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि एक्ट एक्सप्रेसली असर्टेड द क्राउन्स सॉवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश इंडिया। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके पहले हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया यूज किया था, और यहां पे इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये आउटराइटली कहा गया कि जो ब्रिटिश इंडिया है उस पर सॉवरेनिटी किसका है, क्राउन का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर सॉवरेनिटी किसका है, क्राउन का। मतलब क्राउन गवर्न्स द ब्रिटिश इंडिया। और यही सारा चीज जो है ये ऑफिशियली फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा आपको 1858 आफ्टर द सीपॉय म्यूटिनी, व्हेन इंडिया विल बी डायरेक्टली ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये सारे कंपनीज का चीजें यहां पे खत्म। ठीक है, अब आता है आपके पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंग्लिश मोनोपोली खत्म हुआ, रिस्ट्रिक्ट हुआ 20 साल। क्रिश्चियन मिशनरीज, प्रोग्रेसिव स्टेक 1 लाख पर साल एजुकेशन पे खर्च करना इंडियंस के लिए, और पहली बार क्राउन सॉवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश इंडिया, ये वर्ड को आपको इस्तेमाल किया। देन द कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगेन देखो इसमें वही होगा। अब क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी है, देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया था तो वो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा था, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंडिया का देख रहा था। उसके बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो अपॉइंटेड थे, है ना। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, उसके इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा था, उसके जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में देखो क्या हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एस्पेक्ट था, जो बिजनेस वाला था, जो ट्रेड वाला था, जो इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल था, उस पर्पस को, उस पर्टिकुलर चीज को खत्म कर दिया गया।
मतलब एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी. व्हाट इट मींस दैट मोनोपोली ओवर द टी ट्रेड विद इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना. मतलब जो भी मोनोपोली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय कर रहा था, उन सारे मोनोपोली को खत्म कर दिया गया. मतलब इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मोनोपोली वाला था विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड, वो अब खत्म कर दिया गया. तो आखिरकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या बचा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ये बचा कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो आपने इंडिया में एस्टैब्लिश कर लिया, बिकॉज इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट भी करना है. ठीक है, ब्रिटिशर्स तो है नहीं, ये पूरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सालों से पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला हुआ है, गवर्नर जनरल ये सब जो है पूरे. तो ये कहा गया कि आपका जो कमर्शियल वाला एस्पेक्ट है, उसमें जो आप मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस. बट अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल एक ही काम बच गया था इंडिया में, टू कंटिन्यू विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया में वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को इंस्टॉल किया था, उसको अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा. तो यहां पे देखो, चार्टर रिन्यूड फॉर अनदर 20 ईयर्स, वापस से 20 साल के लिए बढ़ाया गया. देख लो हर एक चार्टर एक्ट कितने कितने साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, 20-20 साल के लिए. बट इट एंडेड द कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटी कंप्लीटली खत्म हो गया उसका. व्हाट इट वाज मेड प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव. इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि वो पहले से देखा रहा था, उसके बाद वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर्स थे जो इंडिया को समझते थे, तो इसीलिए उसको एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अभी भी रखा गया. लेकिन जो उसका कमर्शियल वाला एस्पेक्ट था, उसको कंप्लीटली आपका खत्म कर दिया. फर्स्ट. सेकेंड, अब देखो अगेन सेंट्रलाइजेशन. सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब उसको किसमें एलिवेट कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक. लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मद्रास, बॉम्बे, इन सारे जो प्रोविंसेस थे, उनके जो गवर्नर थे, उनके सारे पावर को छीन कर, लगभग सारा पावर किसको दे दिया गया? आपको गवर्नर जनरल ऑफ. ठीक है, तो ये आपका पहला अगेन सेंट्रलाइजेशन. तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कौन थे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिक. तो ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको फिंगर टिप पे रहने चाहिए. यहीं से बीपीएससी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर. ठीक है, तो डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर. और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स का था जो असिस्ट कर रहा था गवर्नर जनरल को. अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यह कहा गया कि जो चौथा मेंबर है, द फोर्थ मेंबर विल बी अ लॉ मेंबर. फोर्थ मेंबर विल बी अ लॉ मेंबर. लॉ मेंबर मतलब मेंबर विच हैज लीगल बैकग्राउंड. और वो पहले लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड मैक्योले. लॉर्ड मैक्योले वॉज द फर्स्ट law member in the executive council which was assigned to assist the governor general of India to conduct its administrative and other job. India's पहला लॉ कमीशन को भी सेटअप किया गया था which was under his chairmanship, that is लॉर्ड मैक्योले के अंदर पहला लॉ कमीशन को भी बनाया गया था कि किस तरीके से इंडिया का जो लीगल सेटअप है उसको रिफॉर्म किया जा सके. अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी आपको पता है कि लॉ कमीशन अगेन न्यूज में था बिकॉज लॉ कमीशन ने वापस से यूसीसी का जो डिबेट है उसको रीइग्नाइट किया है. तो इसको कहते हैं करंट. और करंट को अगर स्टैटिक से जोड़ोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब बनाया गया था, किसके चेयरमैनशिप के बनाया गया था, किस एक्ट के अंदर आपको लॉ कमीशन निकल के आ रहा है. तो इसलिए ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल प्रीलिम्स. ठीक है, इसको आप करंट अफेयर से जोड़ दोगे तो यहां से आपका यूसीसी निकल आएगा. यूसीसी को आप जोड़ सकते हो कि किस आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी को ये इंप्लीमेंट करता है. लॉ कमीशन को ये कौन सा वाला रिपोर्ट है, 19 रिपोर्ट है कि 20 रिपोर्ट है, क्या है, व्हाट इज लॉ कमीशन. ठीक है, वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या लॉ कमीशन 3 साल के लिए आता है या 5 साल के लिए आता है, लॉ कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करता है. तो ये आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना. लॉ कमीशन को वैसे हम लोग आगे अपने क्रैश कोर्स में कवर करेंगे, बट दिस आई एम ट्राइंग टू लिंक कि आपको किस तरीके से आगे भी पढ़ना होता है कि आप जब भी करंट देखो तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उसका कुछ पास्ट है तो उसको आप जरूर यहां से. देन आपके पास थर्ड पॉइंट है आपका एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया. अगेन अ प्रोग्रेसिव स्टेप, कहा गया कि इंडिया से हम लोग स्लेवरी खत्म करेंगे. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. क्योंकि पहले आपको एक तरीके से कंप्लीटली आर्बिट्री प्रोसेस था, डिस्क्रिमिनेटरी था, नो इंडियंस वर अलाउड. अब कहा गया कि ओपन कंपटीशन होगा, एनीवन हु इज एलिजिबल एंड हु हैज दैट स्किल सेट्स कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग द सिविल सर्वेंट्स. नो इंडियंस विल बी डिबार्ड फ्रॉम एनी ऑफ द पोस्ट. कोई भी इंडियन को हम लोग डिबार नहीं कर सकते हैं.
तो ये आपका हो गया 4 पॉइंट्स यहां पे। पहला, ठीक है, पहला हो गया आपके पास एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। अब उसका काम केवल था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 20 साल के लिए इसका फर्दर चीज को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 4th मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर होंगे, जो लॉर्ड मैक्यूले थे। और इसी के अंदर इंडिया का पहला लॉ कमीशन 1921 में भी बनाया, 1821 में बनाया गया था। एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है। सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दैट मीन्स कि नो इंडियंस विल बी डिबार्ड फ्रॉम एनी पोस्ट। फाइनली आपके पास आते हैं सिपोई म्यूटिनी के लास्ट वाला एक्ट। तो सिपोई म्यूटिनी के जस्ट लास्ट वाला एक्ट आपके पास आया था, उसका नाम क्या है हमारे पास, चार्टर एक्ट ऑफ 1850। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। बिकॉज हम देखा कमर्शियल बॉडी तो खत्म ही हो चुका है, इट्स एक्टिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उनका इंडिया पे, उसको बढ़ाया गया। बट क्या कोई टाइम लिमिट रखा गया? बिकॉज पहले हमने देखा था जितने भी चार्टर एक्ट है वो 20-20 साल के लिए लाए जा रहे थे, बट यहां पे ऐसा कोई भी ईयर मेंशन नहीं किया गया। बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगा कि कभी भी हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल कंट्रोल पूरा अपना इंडिया के ऊपर हम लोग डायरेक्टली एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो इसीलिए यहां पे अगर आप देखोगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इंडिया पे, उसको बढ़ाया गया, बट स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया गया। बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगा कि हम डायरेक्टली अपना कंट्रोल किसी भी समय अपना डायरेक्टली कंट्रोल इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बट नो टाइम फ्रेम वाज गिवन कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस वुड बी एक्सटेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट जो है वो आपको यहां पे देखो कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। आपको पता है कि कोई भी कंट्री में 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है आपके पास लेजिस्लेचर, एक होता है आपके पास एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है आपके पास जुडिशरी। और ये तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, अभी हम जुडिशरी की बात नहीं करते हैं, हमारा काम क्या है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की बात। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या है, इन जनरल लॉ बनाना। एंड लेजिस्लेचर कौन होता है हमारा, इंडिया का पार्लियामेंट लॉ बनाता है। एंड एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, बहुत लोग आते हैं, बट इन जनरल कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको अंतर होना जरूरी है। तो ये आखिरकार ये कॉन्सेप्ट आया कब इंडिया में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग बॉडी है? बिकॉज इसके पहले क्या था, गवर्नर जनरल था और उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो उसको असिस्ट करता था। यही एक बॉडी था जो लॉ बनाता था, लॉ को एग्जीक्यूट करता था, सब कुछ यही करता था। बट अब पहली बार यह कहा गया कि अब हमारे पास 2 बॉडी होंगे। पहला है आपके पास देखो लेजिस्लेटिव बॉडी, और दूसरा कौन है आपका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी तो वही होंगे 4 मेंबर प्लस गवर्नर जनरल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो वही है गवर्नर जनरल प्लस 4। लेकिन जो आपके पास पहला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कौन कौन होंगे, जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 एडिशनल मेंबर्स हु आर, ठीक है। तो पहले केवल इंडिया के लिए जो लॉ बनाया जाता था, इंप्लीमेंट किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था, ऑल दीज वर डन बाय ओनली वन बॉडी विच वाज नोन एज गवर्नर जनरल प्लस उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया ऑन द अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो क्वेश्चन प्रिंस पूछेगा सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बिकॉज यहां पे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है उसको 2 भाग में बांट दिया गया। वन वाज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड द सेकंड वन वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो एज इट इज वही रहेंगे गवर्नर जनरल प्लस 4, बट जो पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसको हम लोग कह रहे हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस विल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलॉन्ग विद द 6 एडिशनल मेंबर्स। और ये जो भी 6 एडिशनल मेंबर्स हैं ये सारे हमारे ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब होंगे दे विल बी डायरेक्टली कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब ये डायरेक्टली गवर्नर जनरल इनको कोई ऑफिशियल मेंबर, मान लो कोई ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट कर दिया, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कर। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब बाहर से जनता के बीच में से कोई चुन के आएगा, वो नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी इंडिया में क्या है हमारा, अभी इंडिया का अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखें तो पार्लियामेंट है, एंड पार्लियामेंट में आपके कहां से लोग चुन के आते हैं, दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसा तो नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट को आप डायरेक्टली बना सकते हो लोकसभा या राज्यसभा का एमपी। तो ये पहले आपका
नहीं था। ठीक है, पहले आपके अभी देख रहे हो यहां पे जितने भी एडिशनल मेंबर्स थे, दे ऑल वर द ऑफिशियल मेंबर्स ओनली, मतलब दे वर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, रादर दे वर अपॉइंटेड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द ऑफिस बाय द गवर्नर जनरल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, जो हम लोग आज तक इस चीज को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लोकल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटेड बाय, वही इसी की बात हो रहा है हम लोग का, ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो कहां से आएंगे, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटेड बाय बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस। तो उसमें जो भी आपके ऑलरेडी मेंबर होंगे वहां से किसी को चुन के आपको भेज दिया जाएगा इस पर्टिकुलर एडिशनल में। एंड बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको इसी बेसिस पे काम करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको यही होता है कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर हम पार्लियामेंट्री, ये क्यों यहां पे इंपॉर्टेंट है, हमने दो चीज बात किया यहां पे आपका, एक तो आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर यहां से स्टार्ट हुआ है, एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज सेइंग इज दैट बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम? अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता हूं तो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री होता है और एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ऑन द वन हैंड यू हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑन द सेकेंड यू हैव द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो इंडिया में है, जो ब्रिटेन में है। अगर मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करता हूं जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, यहां पे आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर कौन है, हमारा पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर इंडिया में लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस? क्या आप इंडिया में मिनिस्टर बन सकते हो, सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल मिनिस्टर बन सकते हो विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? यस यू कैन। अगर आप एमपी नहीं हो तो आप बन सकते हो, बट 6 महीने के अंदर आपको एमपी बनना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आप एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लेजिस्लेचर, मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये आपका लेजिस्लेचर है, क्या एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं दैट इज पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या वो बाहर से आ रहे हैं कि वो यहीं से चुन के आ रहे हैं? वो यहीं से चुन के आ रहे हैं। दैट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको निकल के कहां से आ रहा है, लेजिस्लेचर से। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज द चाइल्ड ऑफ लेजिस्लेचर। और यहां पे जो है यूएस की बात करें तो यहां पे अगर मान लो आपका ये लेजिस्लेचर है, दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां का लोकसभा है, और वहां का जो राज्यसभा है सेनेट। तो वहां का जो हमारा लेजिस्लेचर है और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से निकल के नहीं आ रहा है, बिकॉज वहां पे आपको अगर यूएस का प्रेसिडेंट बनना है यू डोंट नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यू डोंट नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ सेनेट। आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है वो भी यहां से चुन के नहीं बनाता है, वो आपको बाहर से टैलेंट लाता है, वो आपको बाहर से टैलेंट लाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो फिर से बता दूं, पार्लियामेंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज प्राइम पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कहां से निकल के आ रहा है, वो लेजिस्लेचर से ही निकल के आ रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको लोकसभा में बैठते हैं, बट वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसको कभी बैठने की जरूरत ही नहीं लेजिस्लेचर में, बिकॉज वो लेजिस्लेचर से आ ही नहीं रहा है, वो लेजिस्लेचर के कंप्लीटली बाहर है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट द चाइल्ड ऑफ लेजिस्लेचर, बट यहां पे एग्जीक्यूटिव इज द चाइल्ड ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इंडिया में जो हमारा एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इसी एक्ट के अंदर बिगनिंग हुआ है। अब यहां आप देख सकते हो क्यों की कह रहे हैं ये चीज, व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस, आई एम ट्राइंग टू से दिस बिकॉज यहां पे जो देख रहे हो आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो पार्लियामेंट है, उसके मेंबर कौन कौन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। देख रहे हो एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर ये अलग रहता तब प्रेसिडेंशियल होता। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन, आपको यहां से पूछा जा सकता है कि बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कब हुआ। ठीक है, फाइनली लॉ मेकिंग प्रोसेस, आपको एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल इज रिक्वायर्ड एंड ही कैन ऑल्सो वीटो। तो जो अभी भी हमारा अभी गवर्नर जनरल को रिप्लेस किससे कर दिए हम लोग, प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है आपको किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर। इसके बाद जो है आपका चिपोय म्यूटिनी होता है,
और सिपोई म्यूटिनी के बाद हमारे पास क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है, और क्वींस के प्रोक्लेमेशन के बाद जो हमारा आपका इंडिया में लीगल मैकेनिज्म, लीगल सेटअप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो डायरेक्टली अब आपको ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है। तो अभी जो कि आपको ब्रिटिशर्स एक तरीके से इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ अ मेडिएटर और बाय द हेल्प ऑफ दैट कनेक्टिंग लिंक, कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अब इसके बाद सिपोई म्यूटिनी के एक्ट के बाद अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था कि नाउ इट इज अ टाइम फॉर अस टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल, और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम कर रही थी उसको भी अब खत्म कर दिया जाएगा। इनफैक्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी डिसॉल्व, और अब इंडिया डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल। तो यहां से आगे तक का कहानी जो है हम लोग अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे, जहां पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब इंडिया को डायरेक्टली गवर्न करेंगे, और कौन कौन से रिफॉर्म्स, कौन कौन से पॉलिसीज या कौन कौन से रिग्रेसिव स्टेप्स इंडिया में आपको लेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां तक का क्लियर है। स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पोस्ट 1858 म्यूट। थैंक यू।